बारिश में गरीब सास बहू के आलू के पराठे। झमाझम बारिश हो रही है और इसी बारिश के एक टूटे फूटे ठेले के ऊपर जैसे तैसे पन्नी बांधी गई है ताकि सामान को भीगने से बचाया जा सके। प्रेग्नेंट सपना, जिसका 8वां महीना चल रहा है, अपनी सास के साथ भीगते हुए ग्राहकों का इंतजार कर रही है। माँ जी, बहुत देर हो गई पर झमाझम बारिश के बीच हमारे आलू के पराठे खाने कोई आ ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, मौसम बहुत खराब है। हमने जैसे तैसे यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके ये सामान लिया था। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। माँ जी, अब हम क्या कर सकते हैं। एक वो दिन था जब हम दूसरों को अपने हाथ का बना कर खिलाते थे, और एक आज का दिन है कि अपने खुद के खाने के लिए मजबूरी में इस टूटे ठेले पर दुकान लगानी पड़ रही है। ये सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। हाँ बेटा, तो सच कह रही है, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने इस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर रोज का यही हाल रहा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा ये सामान भी खराब हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं हिम्मत नहीं हार सकती हूँ। मेरे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है, मुझे अपने लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए तो हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। बारिश लगातार होती रहती है। शाम को वे दोनों अपना आलू का बैटर और बाकी सामान समेटकर वापस घर की तरफ चलने लगती हैं। रास्ते में ठेला धकेलते समय कीचड़ और बारिश में पैर अचानक फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। शारदा उसे संभालते हुए, अरे बेटा, संभल कर चल। इस हालत में तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा। देख कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ जी, अब तो जिंदगी में खुद ही गिरना है और खुद ही संभलना है। मेरे जीवन में अब कोई मुझे और मेरे इस बच्चे को संभालने वाला थोड़ी ही बचा है। सब अकेले ही करना है। दोनों जैसे तैसे अपने छोटे से घर पहुंचती हैं। घर आकर सपना उसी बचे हुए बैटर से आलू के पराठे सेकती है। दोनों चटाई पर बैठकर वही पराठे खाते हुए, माँ जी, मैंने बैटर थोड़ा सा ही बनाया था। मैंने सोचा था कि जब लोग आएंगे तो और ज्यादा बना लूंगी। अच्छा हुआ कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हाँ बेटा, किस्मत भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रही है। हमने तो जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ, माँ जी, जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। अब कल सुबह फिर से ठेला लगाना है। उम्मीद है कल कोई आए। खाकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन सास और बहू फिर से उसी टूटे फूटे ठेले पर आलू के पराठे की दुकान लगाती हैं। झमाझम बारिश के बीच दोपहर हो जाती है लेकिन फिर से कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आता। शारदा ठेले के पास एक कुर्सी पर बैठी अपनी बहू से, बहू, हमारे पास जो कुछ भी बचा खुचा था हमने जैसे तैसे सब इस दुकान में लगा दिया। अगर आज भी कोई पराठा खरीदने नहीं आया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। माँ जी, वो सब तो हम बाद में सोचेंगे। पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शायद मेरे पेट में ये बच्चा भी भूखा है। चलिए पहले हम खुद के लिए ही पराठा बनाकर खाते हैं। सपना चूल्हे पर गर्मा गर्म आलू का पराठा सेकने लगती है। तवे से आलू के पराठे की बहुत ही बेहतरीन खुशबू हवा में फैलने लगती है। तभी सामने से दो आदमी रेनकोट पहने बातें करते हुए पैदल वहां से गुजरते हैं। यार, ये कैसी खुशबू आ रही है। इतनी लाजवाब खुशबू तो मैंने किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ही महसूस की है। मुझे लगता है आसपास कोई बड़ा रेस्टोरेंट है। अरे भाई, यहाँ कहाँ बड़ा रेस्टोरेंट है यार। चारों तरफ तो सिर्फ ये रोड साइड दुकानें हैं। अरे नहीं, ध्यान से सूंघो। लगता है वो जो सामने टूटा फूटा ठेला है ना, ये खुशबू वहीं से आ रही है। क्या बात कर रहा है, ये टूटा फूटा ठेला और यहाँ से इतनी शानदार खुशबू। यार, हमको ठेले के रूप रंग से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ स्वाद से मतलब है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों आदमी उस ठेले के पास जाते हैं और देखते हैं कि सास और बहू बहुत ही साफ सुथरे और प्रोफेशनल तरीके से आलू का पराठा बनाकर खुद खा रही हैं। सपना ग्राहकों को देखकर खुश होते हुए, अरे आइए आइए भैया, बैठिए आप लोग। बहन जी, आप आलू का पराठा बना रहे हो क्या? खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ भैया, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, अभी तुरंत सेक कर देती हूँ। हाँ ठीक है, हमारे लिए भी 2 लगा दो, हमको भी खाना है। सपना फुर्ती से 2 प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे बेलकर तवे पर तेल और बटर लगाकर सेकती है और शारदा उन्हें परोसकर चटनी और प्याज के साथ ग्राहकों को दे देती है। दोनों आदमी पहला निवाला मुंह में डालते ही झूम उठते हैं। भाई, सच में मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट पराठा आपने बनाया है कि क्या बताएं। वाह, ऐसा स्वाद तो सिर्फ बड़े किसी रेस्टोरेंट में ही मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा, आपके हाथ में तो जादू है बहन जी, हम तो रोज यहीं आएंगे। धीरे धीरे पराठों की खुशबू सुनकर और भी ग्राहक आने लगते हैं और सपना के ठेले पर भीड़ लग जाती है। इस तरह बारिश के बीच उनका आलू का पराठे का ठेला पूरा दिन अच्छा चलता है। शाम को दोनों घर वापस आती हैं और कमाए हुए पैसे गिनते हुए,
देख बहू, आज हमारी मेहनत रंग लाई, इतने पैसे आ गए हैं। माँ जी, उस इंसान ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन हाँ, अब हम हार नहीं मानेंगे। हम फिर से स्टैंड लेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर चलाएंगे। दोनों पैसे गिनने के बाद अपने लिए भी आलू पराठे बनाती हैं और खाकर सो जाती हैं। अगले दिन भी सास और बहू मिलकर झमाझम बारिश के बीच आलू के पराठे का ठेला लगाती हैं। तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है। कार में से एक अमीर महिला छाता लिए उतरती है और ठेले के पास आकर, अरे भाई, तुम्हारे आलू के पराठे की खुशबू दूर तक फैल रही है और ये देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। जरा मुझे भी तो खिलाओ। हाँ मैम, अभी बना कर देती हूँ, आप बैठिए। सपना फिर से तवे पर तेल और मक्खन डालकर गरम गरम कुरकुरे आलू के पराठे सेकती है और चटनी और प्याज के साथ उसे सर्व करके मालती को दे देती है। मालती पराठा खाकर तारीफ करती है और पैसे देकर चली जाती है। अब हर रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। उनका काम बहुत अच्छे चलने लगा था और पैसे भी ठीक ठाक आने लगे हैं। एक शाम शारदा पैसे गिनते हुए अपनी बहू से, बहू, आज तो पैसे बहुत अच्छे आ गए। कल सुबह हम बाजार चलेंगे और वहाँ से आलू और बाकी का सारा सामान भी ज्यादा मात्रा में ले आते हैं। हाँ माँ जी, आज एक कस्टमर ने कहा भी था कि कल से पराठे का सामान ज्यादा लाना, क्योंकि रोज पराठे कम पड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह ही दोनों सास बहू बारिश में छाता लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। सास और बहू दुकानदारों से आलू, हरी धनिया और पुदीना खरीद रही हैं। तभी सपना देखती है कि सामने एक प्रेग्नेंट महिला छाता लिए सब्जी खरीद रही है और उसका पति झोला उठाए उसे बड़े प्यार से पकड़कर बातें करते हुए जा रहा है। अरे देखो, छाता अच्छे से ओढ़ो और हाँ, आराम से पैर रखना। तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है इस समय। तुम्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है, इसलिए तो मैं तुम्हें पल भर के लिए अकेला नहीं छोड़ता। हाँ जी, अपने जीवन की इस कठिन समय में मुझे सचमुच आपकी बहुत जरूरत है। सपना उन दोनों को देखकर दुखी होते हुए मन ही मन, अगर मेरे जीवन में वो हादसा ना हुआ होता तो आज मेरे पति भी मेरा ध्यान रख रहे होते और मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं करती। झमाझम बारिश के बीच दोनों सास बहू सामान लेकर घर आती हैं। घर पर दोनों मिलकर आलू का बैटर बनाते हुए बातें करती हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन सविता वहां आकर, राम राम बहन, मैं देख रही हूँ कि अब तुम्हारे दुख का निवारण हो रहा है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, इससे अच्छी बात मुझे कुछ लगती नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा था कि तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगी। हाँ चाची, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में आपने ही हमारी सबसे ज्यादा मदद की थी। जब हम बेघर होकर इस जगह पर आए थे तब आपने ही तो हमें ये झोपड़ी किराए पर दिलाई थी और हमें खाना भी खिलाया और साथ ही साथ इस आलू के पराठे का ठेला लगाने के लिए उधार भी दिया। हाँ बहन, अगर तुम इस बारिश के तूफानी मौसम में उस दिन हमारी मदद नहीं करती तो पता नहीं हम कहाँ जाते। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। छोड़ो उन सब पुरानी बातों को, बस अपना तुम अपना ध्यान रखो। बैठो बहन, तुम भी हमारे साथ आज एक आलू का पराठा खाओ। सविता वहीं बैठ जाती है। सपना उसे भी तवे पर गर्मा गर्म पराठे सेककर चटनी, प्याज और तली हुई हरी मिर्च के साथ परोस देती है और सविता आलू का पराठा खाकर सपना के हाथों के पराठे की बहुत तारीफ करता है। अगले दिन सास और बहू झमाझम गिरते पानी में फिर से अपनी पराठे की दुकान लगाती हैं। दुकान पर कस्टमर आ रहे हैं और काम बढ़िया चल रहा है। तभी दूर से उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, पैरों की चप्पल टूटी है और वो पैर घिसटते हुए उधर ही आ रहा है। उसे देखकर पराठा खाते हुए ग्राहक आपस में बातें करते हैं। अरे गोविंद देख रहा है उस आदमी को, कैसे बारिश में भीगता हुआ इधर ही आ रहा है। वो कोई भिखारी लगता है। हाँ, लगता है यहाँ पराठे की खुशबू सूंघकर खाने के लिए चला आ रहा है। वो आदमी भीगता हुआ ठेले के बिल्कुल पास आता है। सपना और शारदा जैसे ही उसका चेहरा देखती हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसे देखकर सपना गुस्से में अपनी सास से, माँ जी, ये नीच आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? माँ जी, देख रही हैं आप इसे? पता नहीं बहू, ये इस हालत में यहाँ कैसे आ गया? माँ जी, चलो चलो यहाँ से, जल्दी करो, हमें इसके आसपास भी नहीं रहना है। अपना सामान पैक करो। सपना और शारदा जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती हैं। वो फटेहाल आदमी ठेले के पास आकर खड़ा होते हुए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सपना उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर देती है और ठेला ढकेलकर वहां से ले जाने लगती है। वहां खड़े ग्राहक हैरान होते हुए, अरे भैया क्या हुआ, दुकान क्यों बंद कर रहे हो? हमको भी पराठे चाहिए थे। नहीं भैया, आज दुकान बंद है, अब पराठे कल मिलेंगे, आप लोग कल आइएगा। लेकिन बहन जी, अचानक क्या हो गया? सब तो ठीक था। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ, बस हम जा रहे हैं। सास और बहू ठेला लेकर बारिश में अपने ऊपर छाता ताने तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। वो आदमी वहीं बीच सड़क पर भीगते हुए खड़ा होकर उन्हें देखता रह जाता है।
रास्ते में झमाझम बारिश हो रही है और सपना ठेला ढकेलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तब शारदा उसे संभालते हुए, मत रो बेटा मत रो, मैं तेरा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, अपने दिल को छोटा मत कर। माँ जी, जब मेरी जिंदगी से उसका नामो निशान मिट चुका था तो वो फिर से मेरे सामने क्यों आ गया? जब मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो वो क्यों आया? उसने पहले ही मेरी जिंदगी में आकर मेरी सारी खुशियों को तबाह कर दिया था, अब दोबारा वो क्यों मेरे सामने आया है? बेटा जाने दे, हमें अब उसके बारे में ना कोई बात करनी है और ना ही कुछ सोचना है। तू बस शांत हो जा और चल, जल्दी घर चल। दोनों गिरते पानी में अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सास और बहू रोज बारिश में बाजार जाती हैं और वहां से सामान लाती हैं और अपनी दुकान पर आलू के पराठे बनाकर बेचती हैं। उनका काम सामान्य रूप से चलने लगता है। एक दिन दुकान पर मालती रेनकोट पहने हुए आती है और एक स्टूल पर बैठकर पराठा खा रही होती है। तभी दूर से वही फटेहाल आदमी दोबारा आता हुआ दिखाई देता है। सपना उसे देखते ही परेशान होते हुए मालती से, मेम साहब, अब आप आराम से पराठा खा लेना, हम तो अपनी दुकान बंद करके यहाँ से जा रहे हैं। माँ जी जल्दी करो, सामान समेटो। अरे क्यों, क्या हो गया? सब भला चंगा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, तुम लोग अचानक दुकान बंद करके क्यों जा रहे हो? मेम साहब आप ये सब तो छोड़ो, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। बेटा तू जल्दी से ठेले पर पन्नी लगा और सामान समेट, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। वो फटेहाल आदमी जैसे ही ठेले की तरफ कदम बढ़ाता है, सपना और शारदा अपना ठेला ढकेलकर वहां से तुरंत भाग जाती हैं। मालती उन्हें हैरान होकर देखती रह जाती है। सास और बहू ठेला लेकर आगे बढ़ जाती हैं और फिर आंखों में आंसू लिए सपना बारिश में ठेला ढकेलते हुए अपनी सास से, माँ जी अब हम उस पुरानी जगह पर कभी नहीं जाएंगे, हम अपनी दुकान कहीं और लगाएंगे, मुझे उसका मुंह नहीं देखना। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, हमको अब वहाँ दुकान लगानी ही नहीं है जहाँ वो आता है, हम अपनी जगह बदल लेंगे, तू परेशान मत हो, अपना ध्यान रख। अगले दिन सुबह सपना सोकर उठती है और उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसे देखकर शारदा, बहू अब तो हमारे पास थोड़े पैसे भी हैं, चल आज तुझे डॉक्टर को दिखा कर ले आती हूँ। इस हालत में एक बार चेकअप कराना बहुत जरूरी है, आखिर तेरा 8वां महीना जो चल रहा है। हाँ माँ जी, उस आदमी को जो जिम्मेदारियां मेरे लिए उठानी चाहिए थी वो आपको उठानी पड़ रही हैं। खैर ठीक है, चलिए हम चलते हैं। शारदा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी। दोनों छाता लिए ऑटो रोकने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी होती हैं। तभी पड़ोसन शांति छाता लिए वहां से गुजरते हुए, अरे शारदा बहन, कैसी है तुम्हारी बहू? लगता है आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ बहन, सोचा आज अपनी बहू का जरा चेकअप करा कर ले आऊं। बहन बड़ी ही खुश नसीब है तुम्हारी बहू, जो इतना ख्याल रखने वाली सास मिली। शांति ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब सपना दुखी होते हुए अपनी सास से, माँ जी अब शांति चाची को कौन बताए कि मुझसे ज्यादा बदनसीब तो शायद ही दुनिया में कोई हो। छोड़ बेटा पुरानी बातों को, याद करके कुछ हाथ नहीं आता। देख ऑटो आ रही है, चल हम चलते हैं। शारदा ऑटो रोकती है और दोनों ऑटो में बैठकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर सपना का चेकअप करते हुए कुछ दवाइयां लिखता है। अगले दिन वे एक नई जगह पर झमाझम गिरते पानी में ही अपनी आलू के पराठे की दुकान लगाती हैं। पराठों की लाजवाब खुशबू हवा में फैलती है और पुराने कस्टमरों ने ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाते हैं। दुकान पर फिर से बहुत भीड़ लग जाती है। सास और बहू ग्राहकों को पराठा परोसते हुए, देख बहू, यहाँ भी अपनी दुकान चल पड़ी, हमारे ग्राहक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारी मेहनत खाली नहीं जा रही। तभी अचानक वही फटेहाल आदमी भीड़ को चीरता हुआ उनके ठेले के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सपना उसे देखते ही फिर से घबरा जाती है और अपना सामान समेटते हुए अपनी सास से, माँ जी ये फिर क्या, चलो यहाँ से जल्दी सामान पैक करो, हम यहाँ से भी चलेंगे। लेकिन इस बार वो आदमी फुर्ती से आगे बढ़ता है और ठेले का कोना पकड़ते हुए, क्यों भाग रही है तुम लोग मुझसे? आखिर कब तक ऐसे भागती रहोगी? कुछ तो पुराने रिश्तों का ख्याल करो। मुझे बस थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखो मेरे कितने बुरे हाल हैं। जा यहाँ से, हमारे सामने से दूर हट जा, हमें परेशान मत कर, हमारा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, भाग यहाँ से। वो आदमी गुस्से में आकर ठेले पर रखे हुए पराठों को जबरदस्ती छीनने लगता है। ये देखकर वहां खड़े ग्राहक और आसपास की भीड़ भड़क जाती है। लोग उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं। उसी पर हाथ उठाते हुए मोहन, अरे तू क्या कर रहा है? एक तो गरीब औरतें दुकान लगा रही हैं, ऊपर से तू इनका सामान छीन रहा है, शर्म नहीं आती? तुझे तो इनके ठेले पर बार बार आते हुए हमने उस पहली जगह पर भी देखा था और ये तुझे देखकर डर कर वहां से भाग गई थी।
अब ये लोग यहाँ दुकान लगा रही हैं, तो तू यहाँ भी आ गया। आज तो तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। भीड़ उस आदमी को लात घूंसों से मारने लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है। तभी मालती अपनी कार से छाता लिए आती है। वो दूर से कार के बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, क्योंकि वो भी पराठे खाने आई थी। सपना उस आदमी को पिटता हुआ देखकर परेशान हो जाती है और दौड़कर भीड़ को रोकते हुए, मत मारो इसे, छोड़ दो इसे, मत मारो भैया, प्लीज रुक जाओ, इसे छोड़ दो। सपना भीड़ को रोककर जल्दी से प्लेट में एक आलू का पराठा लगाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए, ये ले पराठा और चुपचाप बैठकर खा ले और चला जा यहाँ से, छोड़ दे हमारा पीछा, हमें तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना है। वो फटेहाल आदमी जमीन पर बैठकर पराठा खाने लगता है। भीड़ में खड़ा एक आदमी ये सब देखकर हैरान होकर पूछते हुए, अरे बहन, तुम तो इसको इतनी देर से भगा रही थी और अब तुमने ही इसे मार खाने से बचा लिया और पराठे भी दे दिए। कौन है ये आदमी आखिर, और तुमने इसे क्यों बचा लिया? मालती भी पास ये सब देखकर अपना छाता लिए ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है और ध्यान से सुनने लगती है। सपना रोते हुए सभी से, बदकिस्मती से ये नीच आदमी मेरा पति है। अरे भाई, ये तो पति पत्नी का आपसी झगड़ा है। चलो चलो जाने दो, हमें क्या लेना देना, चलो भाई यहाँ से। भीड़ के सभी लोग आपस में बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहित भी पराठे खाकर गिरते पानी में भीगता हुआ वहां से चला जाता है। अब ठेले पर सिर्फ सास, बहू, मालती और बची है। तभी सपना मोहित को जाता देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सास से, माँ जी, मैं इससे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहती, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी में दोबारा क्यों आया? हाँ बेटा, मैं तेरा दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तू शांत हो जा, रो मत। मालती अपना छाता लेकर आगे बढ़ती है और सपना के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए, देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। यदि तुम्हारा ये पति है तो तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए। रिश्ते इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। उसे बिना मौका दिए इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। मेम साहब, मैंने इसे एक बार नहीं बल्कि दो बार मौके दिए हैं, लेकिन इसने मेरे दिए हुए हर मौके की धज्जियां उड़ा दी। इसने कभी मेरे मौकों की कोई इज्जत की ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे बीच में, मुझे भी तो बताओ। सपना अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पुरानी दर्द भरी यादों में खो जाती है। एक आलीशान बड़े रेस्टोरेंट के किचन में शारदा अपनी बहू सपना के साथ किचन में खड़ी होकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सुंदर काउंटर पर आलू के पराठे बना रही है। रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई है। अपनी सास की मदद करते हुए सपना, माँ जी, आपके हाथों के पराठे तो सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप सच में बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं, तभी तो हमारे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ रहती है। अरे बहू, अब तो तुम भी बहुत अच्छे पराठे बनाने लगी हो। मैंने तो बस तुम्हें सिखाया था, पर अब तुम मुझसे भी बेहतर बनाने लगी हो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, ये सब कुछ आपकी ही मेहरबानी है। रेस्टोरेंट में बैठे दो ग्राहक आपस में खुश होकर मजे से पराठे खाते हुए, भाई, यहाँ के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या स्वाद है। हाँ यार, इसीलिए तो मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। इस रेस्टोरेंट की खुशबू तो आहा बहुत दूर दूर तक जाती है। शाम हो जाती है और रेस्टोरेंट बंद करने का समय आ जाता है। सास और बहू अपना अपना सामान समेटते हुए, अरे बहू, रात होने को आई है पर अब तक मोहित आया नहीं। उसे फोन तो करो, घर जाने का टाइम हो गया है। माँ जी, मैं कब से फोन लगा रही हूँ पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया आज। दोनों कार में बैठती हैं। सपना ड्राइव करती है और दोनों अपने बड़े से आलिशान घर पहुंच जाती हैं। घर के लिविंग रूम में वे बैठती हैं। तभी मोहित घर के अंदर आता है। सपना उसे देखकर आश्चर्य से, क्या बात है, आप आजकल रेस्टोरेंट में भी नहीं आते हैं और सारा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं अपने बिजनेस के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम लोग अपना काम करो, मुझसे फालतू सवाल मत पूछो। मोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। सपना शारदा की तरफ देखकर, माँ जी, देख रही हैं आप, आजकल ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमेशा खिंचे खिंचे से रहते। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बेटा, काम का तनाव होगा और बिजनेस में बिजी होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। तू जाने दे, इन सब बातों को दिमाग से हटा। सास और बहू मिलकर इस बात को टाल देती हैं। अगले दिन सास और बहू हमेशा की तरह अपने रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रही होती हैं। तभी मोहित एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आता है। वो उस लड़की के साथ सीधे किचन में पहुंचकर शारदा और सपना से, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ और सपना, तुम भी सुन लो। तुम दोनों कल से इस रेस्टोरेंट में मत आना। कल से तुम्हारा यहाँ आना बंद है। क्या? क्यों नहीं आना? क्या आप क्या कह रहे हैं? और ये लड़की आपके साथ कौन है? क्योंकि आज से अंकिता यहाँ का पूरा चार संभाल रही है। ये अंकिता है यहाँ की नई ओनर और ये इस रेस्टोरेंट का पूरा स्टॉक और लुक बदलना चाहती है।
इसलिए तुम दोनों की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन है ये लड़की? और तू हमारे ही रेस्टोरेंट से हमें निकालने की बात कैसे कर सकता है? बताया तो, ये अंकिता है माँ, और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूँ, इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। ये सुनते ही सपना के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो आगे बढ़ती है और गुस्से में मोहित का कॉलर पकड़ लेती है। तभी अंकिता बीच में आ जाती है और सपना का हाथ झटकते हुए, धोखे से भी इसका कॉलर पकड़ने की कोशिश मत करना। ये रेस्टोरेंट, ये जमीन और ये प्रॉपर्टी सब कुछ अब मेरे ही नाम पर है। इसके सारे पेपर्स मेरे पास हैं। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। अंकिता बैग से पेपर्स निकाल कर उन्हें दिखाती है। सास और बहू ये देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं। उनका सपना, उनका अपना बेटा और पति उन्हें धोखा दे चुका है। वे रोते हुए अपने घर वापस आ जाती हैं और सपना लिविंग सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए, माँ जी, मैंने अब पक्का सोच लिया है, आज के बाद कभी ना तो हम उस रेस्टोरेंट में पैर रखेंगे और ना ही हम उस धोखेबाज से कोई मतलब रखेंगे। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे कपूत का साथ छोड़ देना ही बेहतर है। उसे छोड़ दे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सास और बहू अपने कुछ छोटे मोटे दूसरे कामों से जैसे तैसे अपना घर खर्च चला रही होती हैं। वे न तो मोहित की कोई खबर लेती हैं और न ही उससे कोई वास्ता रखती हैं। करीब 4-5 महीने बीत जाने के बाद एक दिन अचानक मोहित उनके घर आता है। सपना उसे देखकर गुस्सा होते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की? हमारे सामने से चले जाओ। सपना माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जब से तुम दोनों ने काम छोड़ा, आलू के पराठे का पूरा स्वाद ही बदल गया और ग्राहक आना बंद हो गए हैं। कुछ भी नहीं चल रहा है वहाँ और मेरा रेस्टोरेंट बर्बादी की कगार पर खड़ा है। तो हम क्या करें? तुमने जो बोया था वही तो काट रहे हो। माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने एक और नया रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में बहुत सारा कर्जा ले लिया था। अब वो कर्जा मैं चुका नहीं रहा हूँ। जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था वे अंडरवर्ल्ड के गैंग से हैं। वे लोग मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज मेरी मदद करो माँ। बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। आखिर तो मेरा खून है। बहू, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त इसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत में है ये। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम उस औरत को हमेशा के लिए छोड़ दो और हमारे पास वापस आ जाओ। हाँ हाँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं यही तुम लोगों के साथ रहूंगा। बस मुझे बचा लो। अब वो उनके साथ रहने लगता है और सपना और शारदा वापस उसी रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहां फिर से आलू के पराठे और बाकी खाना बनाने लगती हैं। उनके वापस आते ही रेस्टोरेंट का काम फिर से जोर शोर से चलने लगता है और ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगती है। उन्हें देखकर एक दिन मोहित, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा जल्दी तुम दोनों ने मेरे इस बर्बाद हो रहे रेस्टोरेंट को फिर से खड़ा कर दिया। सचमुच आप दोनों बहुत टैलेंटेड हो। ये सुनकर सपना और शारदा बहुत खुश हो जाती हैं और आलू के पराठे बनाने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम को सपना घर पर खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी मोहित घर के अंदर आता है। उसके गले में शादी की वरमाला है और साथ में अंकिता भी शादी का हार पहने खड़ी है। बहू और सास ये देखकर दंग होते हुए, ये सब क्या बकवास है? शादी का हार? तुमने इस औरत से शादी कर ली? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई हमारे साथ ऐसा नाटक करते हुए? शर्म से डूब मर तू। तूने फिर से हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हमें धोखा दिया है। देखो, अब जो भी हो, मैंने अंकिता से शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा। रेस्टोरेंट से जो भी पैसा आता है वो आता रहेगा और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा। अब तुम दोनों चुपचाप यहीं रहो और रेस्टोरेंट में काम भी करो। मोहित अंकिता का हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। सपना गुस्से से कांपने लगती है और अपनी सास की तरफ देखकर, माँ जी, मुझे इस धोखेबाज का कोई एहसान नहीं चाहिए। इसने हमें फिर से इस्तेमाल किया। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। बेटा, एहसान काहे का? ये घर हमारा भी है। तू शांत हो जा। जाने दे, आज के बाद हम इससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। सास और बहू उसी घर में बिना उससे बात किए रहने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद मोहित एक बार फिर कुछ पेपर्स लेकर लिविंग रूम में आता है और सास और बहू बैठी होती हैं और कागजात अपनी माँ और पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए, माँ, मेरी बात सुनो। सब कुछ बर्बाद हो गया। इस अंकिता ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया।
अपने कर्ज उतारने और रेस्टोरेंट को बचाने के लिए मैंने ये सब गिरवी रख दिया था, पर अब इसे बेच दिया है। तुम दोनों तो जानती हो कि ये घर हम तीनों के नाम पर है। प्लीज तुम दोनों इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि सब फाइनल हो जाए। शारदा अपने बेटे के आंसुओं को देखकर भावुक हो जाती है और बिना सोचे समझे उन पेपर्स पर अपने साइन करते हुए अपनी बहू से, बहू, मोहित को अपनी गलती का एहसास है और गलती तो हर इंसान से होती है, इसीलिए तू भी उसे एक बार फिर से माफ कर दे और इन कागजात पर साइन कर दे। मुझे विश्वास है कि अब मोहित तेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। अपनी सास की बात सुनकर सपना भी उन कागजात पर साइन कर देती है। फिर मोहित पेपर्स लेकर तुरंत घर के बाहर, उसे इस तरह तुरंत बाहर जाता देख सपना अपनी सास से, माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं वो हमें फिर से तो धोखा नहीं दे रहा है। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं करेगा, आखिर वो मेरा बेटा है और माँ का दिल तो दिल ही होता है ना। वो इस बार सच बोल रहा है। तभी उन्हें बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। सपना दौड़कर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि बाहर अंकिता अपनी कार लेकर खड़ी है और मोहित हंसते हुए पेपर्स लेकर अंकिता की कार में बैठ जाता है और दोनों कार से चले जाते हैं। देखा माँ जी, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये हमें दोबारा धोखा दे रहा है। वो फिर से धोखा देकर भाग गया। वो एक नंबर का धोखेबाज है। ये देखकर शारदा भी रोने लगती है। अगले दिन दो आदमी वहां आकर सास बहू को उस घर से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। वे दोनों बेघर होकर सड़कों पर भटकने लगती हैं। झमाझम बारिश हो रही होती है। अचानक सपना को चक्कर आता है और वो सड़क पर गिर जाती है। शारदा उसे संभालती है और पास के एक डॉक्टर के पास ले जाती है। आज जी घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस हालत में इन्हें आराम की जरूरत है। ये प्रेग्नेंट हैं और इनका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर को पैसे देकर वे बाहर आती हैं। सपना रोते हुए अपनी सास का हाथ पकड़कर, माँ जी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, अब तो मेरे पास मरने का भी रास्ता नहीं है। मैं इस बच्चे के लिए मर भी नहीं सकती हूँ। हमारी पूरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, तू हिम्मत मत हार। दोनों बारिश में भीगती हुई भटकती भटकती एक पुरानी बस्ती में पहुंचती हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और उधर से सविता उनके पास आकर उन्हें रोता हुआ और भीगता हुआ देखकर, क्या हुआ बहन, आप दोनों इस तरह बारिश में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? दोनों उसे अपनी सारी आप बीती सुनाती हैं। सविता को उन पर तरस आ जाता है। तुम दोनों चिंता मत करो, इस हालत में मैं तुम दोनों को सड़क पर नहीं छोड़ सकती। मेरे पास एक खाली झोपड़ी है, तुम दोनों वहाँ चलो, मैं तुम्हें वो झोपड़ी किराए पर दे देती हूँ। तुम लोग वहाँ रहो और कोई छोटा मोटा काम शुरू करो। सविता उन्हें अपनी झोपड़ी में लेकर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। सास और बहू झोपड़ी के फर्श पर बैठकर बातें करते हुए, माँ जी हमें तो पराठे बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। अब हम क्या काम शुरू करेंगे? हाँ बेटा, ये काम ऐसा है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, हम यही काम शुरू कर लेते हैं। हमें तो एक ही चीज आती है, पराठे बनाना। हम वही बनाकर बेचेंगे और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। कहानी वापस वर्तमान में उस ठेले पर आ जाती है जहां मालती खड़ी होकर पूरी कहानी सुन रही थी। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारे इन दुखों को इन पराठों ने हर लिया। जो हुआ सो हुआ, उसे अब जाने दो। ऐसे धोखेबाज इंसान पर बार बार क्या भरोसा करना। जिस पत्थर से एक बार ठोकर लगी हो, उस पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खाई जाती। तुम बिल्कुल सही हो सपना, उसे कभी माफ मत करना। मालती मुस्कुराती है और अपना कार्ड निकालकर सपना के हाथों में देते हुए, और हाँ एक बात और, मैं किसी आम घर की महिला नहीं हूँ, बल्कि मैं शहर की एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन की CEO और ओनर हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटी के हुनर से बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं तुम दोनों के लिए एक नया और बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करूंगी और तुम दोनों वहाँ पूरे सम्मान के साथ काम करना। ये सुनकर सास और बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद आज शहर के एक पॉश इलाके में एक आलीशान रेस्टोरेंट खुला हुआ है। उसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। मालती, शारदा और सपना मिलकर रिबन काटकर उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग करती हैं। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों की भारी भीड़ है और सास बहू बड़े सम्मान के साथ वहां काम संभाल रही हैं। तभी रेस्टोरेंट के कांच के दरवाजे से मोहित रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोशिश करता है। उसी समय रेस्टोरेंट का एक वेटर उसे रोकते हुए, अरे ओ भिखारी, अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? चल बाहर निकल, यहाँ से निकल निकल। तभी सपना काउंटर से ये देख लेती है। वो वेटर को हाथों के इशारे से रोकते हुए बाहर आकर, रुको भैया, उसे भगाओ मत, उसे खाना दे दो। सपना अंदर आकर एक प्लेट में 2 आलू के पराठे देती है और रेस्टोरेंट के बाहर आकर वो मोहित को प्लेट थमाते हुए, ये पराठे लो, इसे खाओ और चुपचाप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। प्लीज
मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। जो झूठ मैंने पहले कर्जे को लेकर कहा था, इस बार वो सच हो गया है। उस अंकिता ने सचमुच धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दर बदर भटक रहा हूँ। मेरे पास खाने तक का ठिकाना नहीं है। मुझे अपने यहाँ कोई काम पर भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि शहर में सब मेरे काले कारनामों के बारे में जान चुके हैं। प्लीज मुझे शरण दे दो। तभी शारदा वहां आकर, तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी करनी की यही सजा है। तूने जो हमारे साथ किया, आज तू अपनी उसी करनी की सजा भुगत रहा है। चले जाओ यहाँ से, अब हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं बचा है। हमारे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोबारा यहाँ मत आना। मोहित रोते हुए पराठे की प्लेट लेकर वहां से दूर चला जाता है। सास और बहू एक दूसरे का हाथ थामती हैं और गर्व के साथ अपने नए रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती हैं।